नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं तारा आपके सम्मुख फिर लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी जीवन का शाप। कावस जी ने अखबार निकाला और यश कमाने लगे। शाहपुर जी ने रुई की दलाली शुरू की और धन कमाने लगे। कमाई दोनों ही कर रहे थे, पर शाहपुर जी खुश थे, कावस जी दुखी रहते थे। शाहपुर जी को धन के साथ सम्मान और यश आप ही आप मिलता था। कावस जी को यश के साथ धन दूरबीन से देखने पर भी दिखाई नहीं देता था। इसलिए शाहपुर जी के जीवन में शांति थी, दयालुता थी, आशीर्वाद था, खुशी थी। कावस जी के जीवन में अशांति थी, कटुता थी, निराशा थी, उदासीनता थी। धन को बेकार समझने की वे बहुत कोशिश करते थे, लेकिन जी सामने है उसको कैसे झुठला देते। शाहपुर जी के घर में रहने वाली लक्ष्मी और शांति के सामने उन्हें अपने घर के कलेश और फूहड़पन से चिढ़ होती थी। मृदुभाषिणी मिसेस शाहपुर के सामने उन्हें अपनी गुलशन बानो, उछापन और ईर्ष्या का अवतार सी लगती थी। शाहपुर जी घर में आते तो शीरीबाई कोमल हंसी से उनका स्वागत करती। वह खुद दिन भर के थके मादे घर आते तो गुलशन अपना दुखड़ा सुनाने बैठ जाती और उनको खूब फटकार भी लगाती। बोलती, तुम भी अपने को आदमी कहते हो? मैं तो तुम्हें बैल समझती हूँ। बैल बड़ा मेहनती है, गरीब है, संतोषी है। माना, लेकिन उसे शादी विवाह करने का क्या हक था? कावस जी से 1,00,000 बार यह प्रश्न किया जा चुका था कि जब तुम्हें अखबार निकालकर अपना जीवन बर्बाद करना था तो तुमने विवाह क्यों किया? क्यों मेरी जिंदगी तबाह कर दी? जब तुम्हारे घर में रोटियां नहीं थी तो मुझे क्यों लाए? इस प्रश्न का जवाब देने की कावस जी में शक्ति नहीं थी। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। वह अपनी सचमुच अपनी गलती पर पछताते थे। एक बार बहुत तंग आकर उन्होंने कहा था, अच्छा भाई, अब तो जो होना था हो चुका, लेकिन मैं तुम्हें बांधे तो नहीं हूं। तुम्हें जो पुरुष ज्यादा सुखी रख सके उसके साथ जाकर रहो। अब मैं क्या कहूं? आमदनी नहीं बढ़ती तो मैं क्या करूं? क्या चाहती हो, जान दे दूं? इस पर गुलशन ने उनके दोनों कान पकड़कर जोर से ऐंठे और गालों पर 2 तमाचे लगाए और पैनी आंखों से काटती हुई बोली, अच्छा आप चोंच संभालो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसी बात मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म वाले होते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। उस दूसरे आदमी के महल में आग लगा दूंगी, उसका मुंह झुलस दूंगी। तब से बेचारे कावस जी के पास इस प्रश्न का कोई जवाब ही नहीं रहा। कहाँ तो यह असंतोष विद्रोह की ज्वाला और कहाँ वह मधुरता और भद्रता की देवी शीरी, जो कावस जी को देखते ही फूल की तरह खिल उठती, मीठी मीठी बातें करती, चाय, मुरब्बे और फूलों से सत्कार करती और अक्सर उन्हें अपनी कार पर घर पहुंचा देती। कावस जी ने कभी मन में इसे स्वीकार करने का साहस नहीं किया, मगर उनके दिल में यह लालसा छिपी हुई थी कि गुलशन की जगह शीरी होती तो उनका जीवन कितना गुलजार होता। कभी कभी गुलशन की कड़वी बातों पर वे इतने दुखी हो जाते कि यमराज को ही बुलावा देने लगते। घर उनके लिए कैद खाने से कम जानलेवा नहीं था और उन्हें जब अवसर मिलता सीधे शीरी के घर जाकर अपने दिल की जलन बुझा आते। एक दिन कावस जी सवेरे गुलशन से झल्लाकर शाहपुर जी के टेरेस में पहुंचे तो देखा शीरी की आंखें लाल हैं और चेहरा भर आया हुआ है, जैसे रोकर उठी हो। कावस जी ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, आपका जी कैसा है? बुखार तो नहीं आ गया? शीरी ने दर्द भरी आंखों से देखकर रोनी आवाज से कहा, नहीं, बुखार तो नहीं है, कम से कम शरीर का बुखार तो नहीं है। कावस जी इस पहेली का कुछ मतलब न समझे। शीरी ने एक पल चुप रहकर फिर कहा, आपको मैं अपना मित्र समझती हूँ मिस्टर कावस जी, आपसे क्या छुपाऊं। मैं इस जीवन से तंग आ गई हूँ। मैंने अब तक दिल की आग दिल में रखी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अब उसे बाहर नहीं निकालूंगी तो मेरी हड्डियां तक जल जाएंगी। इस वक्त 8 बजे हैं, लेकिन मेरे रंगीले पिया का कहीं पता नहीं। रात को खाना खाकर वे एक मित्र से मिलने का बहाना करके घर से निकले थे और अभी तक लौट कर नहीं आए। यह कोई आज की बात नहीं है, इधर कई महीनों से यह उनकी रोज की आदत है। मैंने आज तक आपसे कभी अपना दर्द नहीं कहा, मगर उस समय भी जब मैं हंस हंस कर आपसे बातें करती थी मेरी आत्मा रोती रहती थी। कावस जी ने निष्कपट भाव से कहा, तुमने पूछा नहीं कहाँ रह जाते हो? पूछने से क्या लोग अपने दिल की बातें बता दिया करते हैं? तुमसे तो उन्हें कोई राज नहीं रखना चाहिए। घर में जीना लगे तो आदमी क्या करे? मुझे सुनकर आश्चर्य हो रहा है। तुम जैसी देवी जिस घर हो वह स्वर्ग है। शाहपुर जी को तो अपना भाग्य सराहना चाहिए।
आपका यह भाव तभी तक है जब तक आपके पास पैसा नहीं है। आज तुम्हें कहीं से 2-4 लाख रुपए मिल जाए तो तुम ऐसे नहीं रहोगे और तुम्हारे भाव बदल जाएंगे। यही धन का सबसे बड़ा अभिशाप है। ऊपरी सुख शांति के नीचे कितनी आग है, यह तो उसी वक्त खुलता है जब ज्वालामुखी फट पड़ता है। वे समझते हैं पैसे से घर भरकर उन्होंने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है जो उनका कर्तव्य था, और अब मुझे असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं। यह नहीं जानते कि ऐश के सामान उस तहखानों में दबी हुई चीजों की तरह हैं जो मृतात्मा के भोग के लिए रखे जाते थे। कावस जी आज एक नई बात सुन रहे थे। उन्हें अब तक जीवन का जो अनुभव हुआ था वह यह था कि स्त्री मन से ही विलासिनी होती है। उस पर लाख जानवारों, उसके लिए मर ही क्यों ना मिटो, लेकिन सब बेकार है। वह केवल भूसा नहीं चाहती, उससे कहीं ज्यादा दाना और घास चाहती है। लेकिन यह एक देवी है जो विलास की चीजों को बेकार समझती है और केवल मीठे प्रेम और मीठी बातों से ही खुश रहना चाहती है। उनके मन में गुदगुदी सी उठी। मिसेस शापूर ने फिर कहा, उनका यह व्यापार मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया है कावस जी। मेरे मन में विद्रोह की आग जल रही है और मैं धर्मशास्त्र और मर्यादा इन सभी की शरण भी ले लूं तो भी ये आग नहीं बुझ सकती। मन को समझाती हूं कि संसार में लाखों विधवाएं नहीं पड़ी हुई, लेकिन किसी तरह मन नहीं शांत होता। मुझे विश्वास आता जाता है कि वह मुझे मैदान में आने के लिए चुनौती दे रहे हैं। मैंने अब तक उनकी चुनौती नहीं ली है, लेकिन अब पानी सर के ऊपर चढ़ गया है और मैं किसी तिनके का सहारा ढूंढे बिना नहीं रह सकती। वह जो चाहते हैं वह हो जाएगा। आप उनके मित्र हैं, आपसे हो सके तो उनको समझाइए। मैं इस मर्यादा की बेड़ी को अब और नहीं पहन सकूंगी। कावस जी मन में भावी सुख के एक स्वर्ग का निर्माण कर रहे थे। बोले, हाँ हाँ, मैं अवश्य समझाऊंगा, यह तो मेरा धर्म है, लेकिन मुझे आशा नहीं कि मेरे समझाने का उन पर कोई असर होगा। मैं तो गरीब हूं, मेरे समझाने का उनकी दृष्टि में मूल्य ही क्या होगा। वैसे वो मेरे ऊपर बड़ा पैसा बरसाते हैं, बस उनकी यही आदत मुझे पसंद नहीं। तुमने इतने दिनों बर्दाश्त किया, यही आश्चर्य है। कोई दूसरी औरत होती तो एक दिन न सहती। थोड़ी बहुत तो यह आदत सभी पुरुषों में होती है, लेकिन ऐसे पुरुषों की स्त्रियां भी वैसी ही होती हैं, कर्म से ना सही मन से ही सही। मैंने तो हमेशा इनको अपना इष्ट देव समझा, किंतु जब आदमी इसका मतलब ही ना समझे तो क्या हो। मुझे डर है वह मन में कुछ और ना सोच रहे हो। और क्या सोच सकते हैं? आप सोच सकती हैं। अच्छा वो बात, पर मेरी गलती क्या है? शेर और मेमने वाली कथा आपने नहीं सुनी? इसे शापूर एकाएक चुप हो गई। सामने से शापूर जी की कार आती दिखाई दी। उन्होंने कावस जी को चेतावनी और विनय भरी आंखों से देखा और दूसरे दरवाजे के कमरे से निकलकर अंदर चली गई। मिस्टर शापूर लाल आंखें किए कार से उतरे और मुस्कुराकर कावस जी से हाथ मिलाया। स्त्री की आंखें भी लाल थी, पति की आंखें भी लाल, एक रोने से, दूसरी रात की खुमारी से। शापूर जी ने हैट उतारकर खूंटी पर लटकाते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैं रात को एक दोस्त के घर सो गया था। दावत थी, खाने में देर हुई तो मैंने सोचा अब कौन घर जाए। कावस जी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, किसके यहाँ दावत थी? मेरे रिपोर्टर ने तो कोई खबर नहीं दी, जरा मुझे नोट करा दीजिए। उन्होंने जेब से नोटबुक भी निकाल ली। शापूर जी ने सतर्क होकर कहा, ऐसी कोई बड़ी दावत नहीं थी जी, 2-4 मित्रों का प्रीति भोज था। फिर भी समाचार तो जानना चाहिए। जिस प्रीति भोज में आप जैसे प्रतिष्ठित लोग शरीक हों वह साधारण बात नहीं हो सकती। क्या नाम है मेजबान का? आप चौंकेंगे तो नहीं? अरे बताइए तो। मिस गौहर। मिस गौहर? जी हाँ। आप चौंके क्यों? क्या आप इस बात को मानेंगे नहीं कि दिन भर आने पाई से सिर मारने के बाद मुझे कुछ मनोरंजन करने का भी अधिकार है? नहीं तो जीवन भार हो जाएगा। मैं इसे नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि मैं इस मनोरंजन को अपनी ब्याहता स्त्री के प्रति अन्याय समझता हूँ। शापूर जी नकली हंसी हंसे। ओ, यही दक्यानुसी बात। आपको मालूम होना चाहिए आज का समय ऐसा कोई बंधन स्वीकार नहीं करता, और मेरा ख्याल है कि कम से कम इस विषय में आज का सामाजिक पीढ़ी पहले के समाज से कहीं ज्यादा अच्छा है। अब औरतों का अधिकार भी स्वीकार किया जाना लगा है, यानी देवियां पुरुषों पर हुकूमत कर सकती हैं उसी तरह जैसे पुरुष देवियों पर हुकूमत कर सकते हैं। मैं इसे नहीं मानता। पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं है, स्त्री पुरुष की मोहताज है। आपका मतलब यही तो है ना कि स्त्री अपने भरण पोषण के लिए पुरुष पर निर्भर है। अगर आप इन शब्दों में कहना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर अधिकार की डोर जैसे राजनीति में वैसी समाज नीति में भी धन बल के हाथ रही है और रहेगी।
अगर भगवान करे कि पैसे कमाने का काम स्त्री कर रही हो और पुरुष कोई काम न मिलने के कारण घर बैठा हो, तो स्त्री का अधिकार है कि अपना मनोरंजन जिस तरह चाहे करे। मैं स्त्री को अधिकार नहीं दे सकता, यह आपका अन्याय है। बिल्कुल नहीं। स्त्री पर प्रकृति ने ऐसे बंधन लगा दिए हैं कि वे जितना भी चाहे पुरुष की तरह खुलकर नहीं रह सकती और न ही शारीरिक तौर से पुरुष का मुकाबला ही कर सकती है। हाँ, गृहिणी की उपाधि से अलग होकर प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर वह सब कुछ कर सकती है। आप लोग उसे मजबूर कर रहे हैं कि अप्राकृतिक जीवन का आश्रय ले। मैं ऐसे समय की कल्पना ही नहीं कर सकता जब पुरुषों की सत्ता स्वीकार करने वाली औरतों का अकाल पड़ जाए। कानून और सभ्यता मैं नहीं जानता। पुरुषों ने स्त्रियों पर हमेशा राज किया है और करेंगे। सहसा कावस जी ने पहलू बदला। इतनी थोड़ी देर में ही वह अच्छे खासे कूटनीति चतुर हो गए थे। शाहपुर जी को बहुत ही तारीफ भरी आंखों से देखकर बोले, तो हम और आप दोनों एक विचार के हैं। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं भी स्त्री को गृहिणी, माता और स्वामिनी सब कुछ मानने को तैयार हूँ, पर उसे आजाद नहीं देख सकता। अगर कोई औरत आजाद होना चाहती है तो उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अभी मिसेस शाहपुर की बातें सुनकर मैं दंग रह गया। मुझे इसकी कल्पना भी नहीं थी कि कोई औरत मन में इतने विरोधी भावों को भी जगह दे सकती है। मिस्टर शाहपुर की गर्दन की नसें तन गई, नथने फूल गए। कुर्सी से उठकर बोले, अच्छा तो अब शीरी ने यह ढंग निकाला। मैं अभी उससे पूछता हूँ, आपके सामने पूछता हूँ, अभी फैसला कर डालूंगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। बेवफा औरत, जिसके दिल में जरा भी दया नहीं, जो मेरे जीवन में जरा सा आनंद भी नहीं सह सकती, चाहती है मैं उसके आंचल में बंद बंद घूमूं। शाहपुर से आशा रखती है। बेवकूफ, भूल जाती है कि आज मैं आंखों का इशारा कर दूं तो 101 शीरियां मेरी पूजा करने लगे। जी हाँ, मेरे इशारों पर नाचे। मैंने इसके लिए जो कुछ किया बहुत कम पुरुष किसी स्त्री के लिए करते हैं। मैंने उन्हें ख्याल आ गया कि वे जरूरत से ज्यादा बहके जा रहे हैं। शीरी का प्यार, उसका सेवा भाव, उसका त्याग उन्हें याद आ गया। रुककर बोले, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब भी वह समझ से काम ले सकती है। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं यह भी जानता हूं कि वह ज्यादा से ज्यादा जो कर सकती है वह शिकायत है। इसके आगे बढ़ने की हिमाकत वह नहीं कर सकती। औरतों को मना लेना बहुत मुश्किल नहीं है, कम से कम मुझे तो यही तजर्बा है। कावस जी ने खंडन किया, मेरा तजर्बा तो कुछ और है। हो सकता है, मगर आपके पास खाली बातें हैं, मेरे पास लक्ष्मी का आशीर्वाद है। जब मन में विद्रोह के भाव जम गए तो लक्ष्मी के टाले भी नहीं डल सकते। शाहपुर जी ने विचारपूर्ण भाव से कहा, शायद आपका विचार ठीक है। कई दिन के बाद कावस जी की शीरी से पार्क में मुलाकात हुई। वो इसी अवसर की तलाश में थे। उनका स्वर्ग तैयार हो चुका था, केवल उसमें शीरी की प्रतिष्ठित करने का कसर थी। उस शुभ दिन की कल्पना में वह पागल से हो रहे थे। गुलशन को उन्होंने उसके मैके भेज क्या दिया था, वह रूठ कर चली गई थी। जब शीरी उनकी गरीबी का स्वागत कर रही है तो गुलशन की खुशामद क्यों की जाए। लपक कर शीरी के साथ हाथ मिलाया और बोले, आप खूब मिली, मैं आज आने ही वाला था। शीरी ने शिकायती आवाज में कहा, आपकी राह देखते देखते आंखें थक गई। आप भी जबानी हमदर्दी ही करना जानते हैं। आपको क्या खबर है इन कई दिनों से मेरी आंखों में कितने आंसू बहे हैं। कावस जी ने शीरी की आशा भरा चेहरा देखा, जो बहुमूल्य रेशमी साड़ी की आप से और भी दमक उठा था, और उनका अपना दिल उन्हें अंदर से बैठा हुआ लगा। उस छात्र की सी दशा हुई जो आज अंतिम परीक्षा पास कर चुका हो और जीवन का प्रश्न उसके सामने अपने भयंकर रूप में खड़ा हो। काश वह कुछ और दिन परीक्षाओं की भूल भुलैया में जीवन के सपनों का आनंद ले सकता। उस सपने के सामने यह सच कितना डरावना था। अभी तक कावस जी ने मधुमक्खी का शहद ही चखा था। इस समय वह उनके मुख पर मंडरा रही थी और वे डर रहे थे कहीं डंक न मारे। दबी आवाज से बोले, मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैंने तो शाहपुर को बहुत समझाया था। श्री ने उनका हाथ पकड़कर एक बेंच पर बिठा दिया और बोली, उन पर अब समझाने बुझाने का कोई असर नहीं होगा और मुझे ही क्या गरज पड़ी है कि मैं उनके पांव से हिलाती रहूं। आज मैंने निश्चय कर लिया है कि अब उस घर में लौटकर नहीं जाऊंगी। अगर उन्हें अदालत में जलील होने का शौक है तो मुझ पर दावा करें, मैं तैयार हूं। मैं जिसके साथ नहीं रहना चाहती उसके साथ रहने के लिए भगवान भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। अदालत क्या कर सकती है? अगर मुझे तुम आसरा दे सकते हो तो मैं तुम्हारी बनकर रहूंगी, तब तक तुम मेरे पास रहोगे। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है तो मेरे लिए दूसरे दरवाजे खुल जाएंगे। अब साफ साफ बताओ, क्या वह सारी सहानुभूति जबानी थी?
कावस जी ने कलेजा मजबूत करके कहा, नहीं नहीं शीरी, खुदा जानता है मुझे तुमसे कितना प्यार है। तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। मगर गुलशन को क्या करोगे? उसे तलाक दे दूंगा। हाँ, यही मैं चाहती हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अभी इसी वक्त। शाहपुर से अब मेरा कोई संबंध नहीं है। कावस जी को अपने दिल में कंपन महसूस हुआ। बोले, लेकिन अभी तो वहां कोई तैयारी नहीं है। मेरे लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं, तुम सब कुछ हो। टैक्सी ले लो, मैं इसी वक्त चलूंगी। कावस जी टैक्सी की खोज में पार्क से निकले। वो अकेले में सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहते थे। इस बहाने से उन्हें समय मिल गया। उन पर अब जवानी का नशा नहीं था जो विवेक की आंखों पर छाकर कई बार हमें गड्ढे में गिरा देता है। अगर कुछ नशा था भी तो अब तक हिरन हो चुका था। वे किस फंदे में गला डाल रहे हैं वे खूब समझते थे। शाहपुर जी उन्हें मिट्टी में मिला देने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, यह भी उन्हें मालूम था। गुलशन उन्हें सारी दुनिया में बदनाम कर देगी, यह भी वे जानते थे। ये सब विपत्तियां झेलने को वह तैयार थे। शाहपुर की जबान बंद करने के लिए उनके पास काफी दलीलें थी। गुलशन को भी स्त्री समाज में अपमानित करने का उनके पास काफी मसाला था। डर था तो यह है कि शीरी का यह प्रेम टिक सकेगा या नहीं। अभी तक शीरी ने केवल उसका उजला परिचय पाया है, केवल उसकी न्याय, सत्य और उदारता से भरी बातें सुनी है। इस क्षेत्र में शाहपुर जी से उन्होंने बाजी मारी है, लेकिन उनकी इस प्रतिमा का जादू उनके गरीब से घर में कितने दिन रहेगा, इसमें उन्हें शक था। हलवे की जगह चुपड़ी रोटियां भी मिले तो आदमी सब्र कर सकता है, रूखी भी मिल जाए तो वह संतोष कर लेगा, लेकिन सूखी घास सामने देखकर तो ऋषि मुनि भी अपने मुखौटे से बाहर हो जाएंगे। श्री उनसे प्रेम करती है, लेकिन प्रेम की त्याग की भी तो एक सीमा है। 2-4 दिन भावुकता के वश में वो सब्र कर ले, लेकिन भावुकता कोई टिकाऊ चीज नहीं है। वास्तविकता की चीजों के सामने यह भावुकता कितने दिन टिकेगी? उस समय की कल्पना करके कावस जी कांप उठे। अब तक वह महल में रही है, अब उसे एक खपरेल का कॉटेज मिलेगा जिसके फर्श पर कालीन की जगह टाट भी नहीं। कहाँ वर्दीपोश नौकरों की पलटन, कहाँ एक बुढ़िया मामा की संदिग्ध सेवाएं जो बात बात पर भुनभुनाती है, धमकाती है, कोसती है। उनकी आधी सैलरी तो संगीत सिखाने वाला मास्टर ही खा जाएगा। और शाहपुर जी ने कहीं ज्यादा कमीनेपन से काम लिया तो उनकी बदमाशों से पिटवा भी सकते हैं। पिटने से वह नहीं डरते, यह तो उनकी फतेह होगी। लेकिन शीरी की भोग लालसा पर कैसे विजय पाए? बुढ़िया मामा जब मुंह लटकाए आकर उनके सामने रोटियां और सालन परोस देगी, तब शीरी के मुख पर कैसी उदासी, चिड़चिड़ापन छा जाएगा। कहीं वह खड़ी होकर उनको और अपनी किस्मत को कोसने न लगे। नहीं, किसी कमी को सिर्फ दया या सज्जनता से नहीं पूरा कर सकते। शीरी का वह रूप कितना विकराल होगा। सहसा एक कार सामने से आती दिखाई दी। कावस जी ने देखा शाहपुर जी बैठे हुए थे। उन्होंने हाथ उठाकर कार को रुकवा लिया और पीछे दौड़ते हुए जाकर शाहपुर जी से बोले, आप कहाँ जा रहे हो? यूं ही जरा घूमने निकले था। श्री बानू पार्क में है, उन्हें भी लेते जाइए। वह तो मुझसे लड़कर आई है कि अब इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। और आप सैर करने जा रहे हैं? तो क्या आप चाहते हैं बैठकर रो? वह बहुत रो रही हैं। सच? हाँ, बहुत रो रही हैं। तो शायद उसकी बुद्धि जाग रही हो। तुम उस समय उन्हें मना लो तो वो खुशी खुशी तुम्हारे साथ चली जाएंगी। मैं देखना चाहता हूं कि वह बिना मनाए मानती है या नहीं। जीवन में जो थोड़ा सा आनंद है उसे मनाने के नाटक में नहीं छोड़ना चाहता। कार चल पड़ी और कावस जी वहीं खड़े रह गए। देर हो रही थी, सोचा कहीं शीरी यह न समझ ले कि मैंने भी उसके साथ दगा की। लेकिन जाऊं भी तो क्यों कर? अपने संपादकीय कुटिया में उस देवी को रखने की कल्पना से ही उन्हें हंसी आ रही थी। वहां के लिए तो गुलशन ही ठीक है। कुटती है, कठोर बातें करती है, रोती है, लेकिन वक्त से खाना तो देती है, फटे हुए कपड़ों को रफू तो कर देती है। कोई मेहमान आ जाता है तो कितने खुश होकर प्रसन्न मुख से उसका आदर सत्कार करती है, मानो उसके मन में आनंद ही आनंद है। कोई छोटी सी चीज भी दे दी तो कितना फूल उठती है। थोड़ी सी तारीफ करके चाहे उससे गुलामी करवा लो। अब उन्हें अपनी जरा सी बात पर झुंझला पड़ना, उसकी सीधी सी बातों का टेढ़ा जवाब देना बुरा लगने लगा। उस दिन उसने यही तो कहा था कि उसकी छोटी बहन की सालगिरह पर कोई उपहार भेजना चाहिए। इसमें बरस पड़ने की कौन सी बात थी? माना वह अपना संपादकीय नोट लिख रहे थे, लेकिन उनके लिए संपादकीय नोट जितना महत्व रखता है, क्या गुलशन के लिए उपहार भेजना उतना ही या उससे ज्यादा महत्व नहीं रखता? बेशक उनके पास उस समय रुपए नहीं थे, तो क्या वह मीठे शब्दों में यह नहीं कह सकते थे कि डार्लिंग, मुझे खेद है, अभी हाथ खाली है, 2-4 रोज में मैं कोई प्रबंध कर दूंगा। यह जवाब सुनकर वह चुप हो जाती
और कुछ भुनभुना ही लेती तो उनका क्या बिगड़ जाता था। अपनी टिप्पणियों में वे कितना शिष्ट दिखते हैं। कलम जरा भी गर्म पड़ जाए तो गर्दन नापी जाए। गुलशन पर वे क्यों बिगड़ जाते हैं? इसलिए कि वह उनके अधीन है और उन्हें रूठ जाने के सिवा कोई दंड नहीं दे सकती। कितनी नीच कायरता है हम सब लोगों के सामने। दो महिलाएं और जो हमारे लिए जीवन का बलिदान कर रही है उसे काटने दौड़े। सहसा एक तांगा आता हुआ दिखाई दिया और सामने आते ही उस पर एक स्त्री उतरकर उनकी ओर चली। अरे, यह तो गुलशन है। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोले, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आई? मैं अभी अभी तुम्हारा ही ख्याल कर रहा था। गुलशन ने भरे गले से कहा, तुम्हारे पास ही जा रही थी। शाम को बरामदे में बैठी तुम्हारा लेख पढ़ रही थी। न जाने कब झपकी आ गई और मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मारे डर के मेरी नींद खुल गई और तुमसे मिलने चल पड़ी। इस वक्त यहाँ कैसे खड़े हो? कोई दुर्घटना तो नहीं होगी? रास्ते भर मेरा कलेजा धड़क रहा था। कावस जी ने आश्वासन देते हुए कहा, मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ। तुमने क्या सपना देखा? मैंने देखा जैसे तुमने एक सुंदरी को कुछ कहा है और वह तुम्हें बांध कर घसीटे लिए जा रही है। कितना बेहुदा सपना है और तुम्हें इस पर विश्वास भी आ गया। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि सपने केवल चिंतित मन की बात है। तुम मुझसे छिपा रहे हो। कोई ना कोई बात हुई है जरूर। तुम्हारा चेहरा बोल रहा है। अच्छा, तुम इस वक्त यहाँ क्यों खड़े हो? यह तो तुम्हारे पढ़ने का समय है। यूं ही जरा घूमने चला आया था। झूठ बोलते हो। खाओ मेरे सर की कसम। अब तुम्हें एतबार ही ना आए तो क्या करूं? कसम क्यों नहीं खाते? कसम को मैं झूठ ही समझता हूं। गुलशन ने फिर उनके मुंह पर तीखी नजर डाली। फिर एक पल बाद बोली, अच्छी बात है, चलो घर चलें। कावस जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम फिर मुझसे लड़ाई करोगी? सरकार से लड़कर भी तुम सरकार की जी हुजूरी में रहते हो कि नहीं? मैं भी तुमसे लड़ूंगी मगर तुम्हारे साथ रहूंगी। हम इसे कब मानते हैं कि सरकार की जी हुजूरी है? यह तो मुंह से कहते हो, तुम्हारा रोआ रोआ इसे मानता है। नहीं तो तुम इस वक्त जेल में होते। अच्छा चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं अकेले नहीं जाने की। आखिर सुनो, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? कावस जी ने बहुत कोशिश की कि गुलशन वहां से किसी तरह चली जाए, लेकिन वह जितना ही इस बात पर जोर देते उतना ही गुलशन की जिद भी बढ़ती जाती थी। आखिर मजबूर होकर कावस जी को शीरी और शाहपुर के झगड़े का किस्सा कहना ही पड़ा। यद्यपि इस नाटक में उनका अपना जो भाग था उसे उन्होंने बड़ी होशियारी से छिपा देने की कोशिश की। गुलशन ने सोचकर कहा, तो तुम्हें भी ये सनक सवार हुई? कावस जी ने तुरंत बोला, कैसी सनक? मैंने क्या किया? अब यह तो इंसानियत नहीं है कि एक दोस्त की पत्नी मेरी सहायता मांगे और मैं बगले झांकने लगूं। झूठ बोलने के लिए बड़ी अक्ल की जरूरत होती है प्यारे। वह तुम में नहीं है, समझे? चुपके से जाकर शीरी बानू को सलाम करो और कहो कि आराम से अपने घर में बैठे। सुख कभी संपूर्ण नहीं मिलता। बनाने वाला इतना घोर पक्षपात नहीं कर सकता। गुलाब में कांटे होते ही हैं। अगर सुख भोगना है तो उसके दोषों के साथ भोगना पड़ेगा। अभी विज्ञान ने कोई ऐसा उपाय नहीं निकाला कि हम सुख के कांटों को अलग कर सकें। मुफ्त का माल उड़ाने वालों को अय्याशी के सिवा और क्या सूझेगा? अगर पैसा सारी दुनिया खरीदना ना चाहे तो वो पैसा फिर किस काम का? शीरी के लिए अभी वो दरवाजे नहीं खुले हैं, शाहपुर जी के लिए खुले हैं। उसे कहो शाहपुर के घर में रहे, उनके घर को भोगे और भूल जाए कि वे शाहपुर की पत्नी है, उसी तरह जैसे शाहपुर भूल गया है कि वे शीरी का पति है। जलना और कुड़ना छोड़कर विलास का आनंद लूटे। उसका धन एक से एक रूपवान विद्वान नवयुवकों को खींच लाएगा। तुमने ही एक बार मुझसे कहा था ना कि एक जमाने में फ्रांस में धनवान महिलाओं का समाज पर अधिकार था। उनके पति सब कुछ देखते थे और मुंह खोलने का साहस भी नहीं करते थे। और मुंह क्या खोलते, वे खुद इसी धुन में मस्त थे। यही धन का प्रसाद है। तुमसे ना बने तो चलो मैं शीरी को समझा दूं। कावस जी ने चकित होकर कहा, लेकिन तुम भी तो धन के उपासक हो। गुलशन ने शर्मिंदा होकर कहा, यही तो जीवन का शाप है। हम उसी चीज पर लपकते हैं जिसमें हमारा अमंगल है, सत्यानाश है। मैं बहुत दिन पापा के इलाके में रही हूँ। चारों तरफ किसान और मजदूर रहते थे। बेचारे दिन भर पसीना बहाते थे, शाम को घर जाते। अय्याशी और बदमाशी का कहीं नाम नहीं था। और यहाँ शहर में देखती हूँ कि सभी बड़े घरों में यही रोना है। सब के सब हथकंडों से पैसे कमाते हैं और उल्टा पुल्टा जीवन बिताते हैं। आज तुम्हें कहीं से पैसा मिल जाए तो तुम भी बिल्कुल शाहपुर बन जाओगे। तब शायद तुम भी अपने बताए हुए राह पर चलोगी। क्यों? बिल्कुल शायद नहीं। ये अंत बस यहीं तक था।
कुछ भी सोचने में और उसे असली रूप देने में बहुत फ़र्क होता है। तो अपने विचारों को ज़्यादा इधर उधर ना भटकाते हुए सुनते रहिए मेरा चैनल, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है। धन्यवाद।